Hello everyone. In the last lecture, we were studying about the compound microscope and compound microscope में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन प्लस उसके जो कंस्ट्रक्शन है ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी. ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी हमने देख लिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप. आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे करता है. ठीक है, और कैसे रे का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, चलो रे डायग्राम उसी को टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने कल छोड़ा था. ठीक है, कल कहाँ छोड़ा था बच्चे? उसके कंस्ट्रक्शन के साथ छोड़ा था. आज हम लोग देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है. तो हमने देखा था बेटे कि इसका जो दो लेंस होता है, एक को हमने क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक को बोला था आई लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस था जिसके सामने में ऑब्जेक्ट रखा होता है, और आई लेंस वो होता है जिसके पीछे से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इमेज को. ठीक है, मीन्स जहाँ पर आई प्लेस्ड होता है. तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस में हमने देखा कि दोनों लेंस जो है वो कोएक्सियली लगे होते हैं, मतलब दोनों का एक्सिस क्या होता है, कॉमन होता है. ठीक है, तो चलो ये हम सबसे पहले एक एक्सिस बना लेते हैं, और उस एक्सिस पर हमने एक कन्वेक्स लेंस लगाया और फिर एक और कन्वेक्स लेंस लगाया इस तरीके से. ठीक है, तो एक क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, और एक क्या हो गया, आई लेंस. सो दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आई लेंस. ठीक है बेटे, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये मान लो इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका फोकल लेंथ हो गया. ठीक है, ये इधर का फोकल लेंथ हो गया. ओके, तो मान लो बच्चे हम लोग जस्ट बिहाइंड द फोकस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के जस्ट बिहाइंड द फोकस एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव लेंस के जस्ट बिहाइंड द फोकस हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया. तो क्या होगा इसके साथ बेटे, सोचो. तो आपको जैसा कि पता है कि अगर मैं इससे एक पैरेलल रे लेके जाऊं तो वो कहाँ से पास होता है बच्चे, तो वो फोकस से पास होता है. तो इट विल पास थ्रू द फोकस. और एक अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाऊं, ओके, तो ये कहाँ इमेज बनेगा बच्चे, इधर कहीं इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पर आपका इमेज बनेगा. ओके, यहाँ पर इसने इमेज बना दिया. किसने बनाया ये इमेज? ये इमेज बनाया ए डैश बी डैश. ऑब्जेक्ट क्या था, ए बी. तो देखो फर्स्ट लेंस ने यानी ऑब्जेक्टिव लेंस ने अपना काम कर दिया भाई, उसने अपना इमेज बना लिया. ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी, इसको मैं बोलूंगा यू ओ, यानी ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और देखो यहाँ पर इसके द्वारा इमेज बनाया गया, तो इसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया उसका इमेज डिस्टेंस है. अब इसके बाद क्या है बेटा, एक और लेंस रखा हुआ है ना, एक और लेंस रखा हुआ है. ये वाला लेंस क्या है बच्चे, ये वाला लेंस क्या है, आई लेंस है. ठीक है, दिस इज आई लेंस. ओके, तो ऑब्जेक्टिव लेंस और फिर ये आई लेंस. अब ये जो आई लेंस है ना बच्चे, वो क्या करता है, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता है. ठीक है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है. अब हम कर क्या सकते हैं, जैसा कि हमने अपने कंस्ट्रक्शन में ही पढ़ा है कि ये लेंस और ये लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा होता है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट लगा होता है, जिसके सेटिंग से अपन क्या करते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं. तो हम इस तरीके से मैनेज करते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को हम इस तरीके से मैनेज करते हैं कि ये इसके फोकस के अंदर आ जाए. ठीक है, ये इसके फोकस के अंदर आ जाए. सपोज यहाँ पर है इसका फोकस, यानी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एफ ई. ठीक है, इसके अंदर अगर ये आ गया बच्चे, तो क्या पता है अपने को, अगर मान लो यहाँ से एक लाइट रे जाएगी, ठीक है, और ये आपका
एक लाइट रे ऐसा चला गया और एक लाइट रे इस तरीके से चला गया, ठीक है। एक लाइट रे पैरेलली जो जाएगा वो कहाँ से जाएगा, इसके फोकस से, और ये एक हमारा ऑप्टिकल सेंटर से चला गया। तो ये दोनों इधर नहीं मिल पाएंगे बेटा, जब अपन इसको इधर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, एक फाइनल इमेज मिलेगा, ठीक है। दिस इज ए डबल डैश बी डबल डैश। और आपको ये इमेज अच्छे से दिखाई दे बेटा, आप कहाँ से ऑब्जर्व करोगे, इसको इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है बेटा, आप इसको इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब इधर से ऑब्जर्व कर रहे होगे तो कम से कम इसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इमेज की डिस्टेंस हमने क्या ले ली बेटा, कैपिटल डी, है ना। तो हम फाइनल इमेज को कहाँ बनवा सकते हैं, कैपिटल डी पर तो एटलीस्ट बनाना ही पड़ेगा, है ना, कैपिटल डी पर तो एटलीस्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। दो ही तो चीज होता है ना बेटा, मिनिमम क्या होता है कैपिटल डी और मैक्सिमम कहाँ होता है इन्फिनिटी, ठीक है, या इसके बीच में कहीं पर बना सकते हो। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन की बात करते हैं, मिनिमम की भी और मैक्सिमम की भी। तो मिनिमम हम कहाँ पर बनाएंगे, कैपिटल डी पर बनाएंगे। तो इतनी कहानी हमें समझ में आ रही है, ए बी, ए डैश बी डैश, है ना, इस तरीके से चीज़ें हो रही है। ओके, अब देखो बच्चे, ऐसा है कि क्या क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट था उसने एक मैग्नीफाइड इमेज बना दिया, फिर वो मैग्नीफाइड इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, जिसका वो फिर से एक मैग्नीफाइड इमेज बना देता है। तो इसमें दो बार मैग्नीफिकेशन हो जाता है, एक बार इसने मैग्नीफिकेशन किया और एक बार इसने मैग्नीफिकेशन किया, इसलिए दोनों का मैग्नीफिकेशन इंक्लूड हो जाता है। और दोनों का मैग्नीफिकेशन ऐड नहीं होता, मल्टीप्लाइड होता है ना, जैसा कि हमने देखा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में मैग्नीफिकेशन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर इसने 5 टाइम किया, इसने 6 टाइम किया, तो ओवरऑल जो हमारा इमेज बनेगा वो 30 टाइम्स बड़ा बनेगा एज कंपेयर टू दी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इस प्रिंसिपल पर जो है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम करता है। आप प्यार से जो है ना ये रे डायग्राम अपने नोटबुक में उतार लेंगे, ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अच्छा बेटे, अब देखो यहाँ पर, क्योंकि ये अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये कौन सा लेंस है, आई लेंस है, तो इस दूरी को हम क्या कह सकते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस बोल सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस बोल सकते हैं। तो ये सारी कहानी यहाँ पर हमने मेंशन कर दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अपने को जैसा कि पता है बेटा, हर बार अपन क्या करते हैं कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना कंपलसरी होता है, ठीक है, आपको मैग्नीफाइंग पावर्स कैलकुलेट करना है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी मैग्नीफाइंग पावर अपन कैलकुलेट करेंगे। तो चलो कैसे करेंगे मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट इसका, वो देखते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जगह है, थोड़ा हौच-पौच होगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है बेटे, बीटा अपॉन अल्फा, जिसमें बीटा क्या है बच्चे, बीटा क्या है, बीटा होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ठीक है, एट इमेज, ये हो गया। और अल्फा क्या होता है बेटा, अल्फा होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, एट डी होना चाहिए, ठीक है बेटे। तो देखो इमेज कहाँ है बच्चे, इमेज ये है ना, इमेज कितना एंगल बना रहा है, देखो दिस इज द एंगल, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गया, देखो बीटा। अब बेटे एक चीज आपको दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल में देखूं तो भी ये वाला एंगल सेम है, और इस ट्रायंगल में देखूं तो भी ये वाला एंगल सेम है, ठीक है। तो मैं ये एंगल कहीं से भी निकाल सकता हूं। तो बताओ बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, tan बीटा, और बीटा बहुत छोटा है इसलिए tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, ये कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ।
तो बीटा यानी टेन बीटा यानी परपेंडिकुलर, या तो ये यूज कर सकते हैं या तो ये वाला यूज कर रहा हूँ, ए डैश बी डैश अपॉन इसका बेस क्या है बेटा यू ई, ठीक है, ए डैश बी डैश बाई यू ई, ये हमने बीटा निकाल लिया। सिमिलरली अल्फा निकालेंगे, अल्फा क्या होगा बेटा, अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाना पड़ता है बेटा, कैपिटल डी पर, ठीक है, कहाँ पर लेके जाएंगे, कैपिटल डी पर, ओके, और इसकी हाइट कितनी है ए बी, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी बाय बेस कितना हो जाएगा बेटा, कैपिटल डी, तो ए बी बाय डी ऐसा हो जाएगा बेटा अल्फा। तो देयरफॉर m इक्वल्स टू बीटा के बदले ए डैश बी डैश बाय यू ई, और इधर हो जाएगा अल्फा बाय अल्फा के प्लेस पर अपन ए बी बाय डी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये क्या हो जा रहा है हमारे पास, ए डैश बी डैश बाय ए बी इंटू डी अपॉन यू ई, ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी बाय यू ई, ऐसा आ जा रहा है क्या आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद है ना, यहाँ का प्लेस यूज करते हैं अपन, तो देयरफॉर m इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ए डैश बी डैश बाय ए बी इंटू डी बाय यू ई। अब बेटे अगर आप ध्यान से देखो तो ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश इज द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव and AB is what? AB is the height of object for the objective lens, ठीक है। तो ये देखो इसका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो चूंकि बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या होता है, m होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया है ना, याद करो, ये लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अपॉन इनटू डी बाई यू ई। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस का और एक मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, v अपॉन यू। तो इसके लिए v कितना है, v नॉट, और u क्या है, u नॉट। अब चूंकि v नॉट पॉजिटिव है और u नॉट निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस v नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई, ठीक है, माइनस v नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। सो ओवरऑल जो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो है माइनस वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी बाय यू ई, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ओके, डी बाय यू ई। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, सिंबल जो साइन जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। साइन नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट देखो सीधा था और उसके कंपैरिजन में फाइनल इमेज क्या है, उल्टा। दिस इमेज इज इरेक्ट एंड दिस इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। सो फाइनल इमेज जो हमारा आएगा वो इन्वर्टेड आएगा, ये चीज शो कर रहा है वहां पर नेगेटिव साइन। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर हमने फाइंड कर लिया, तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। आपको अच्छे से यहाँ से लेकर के वहां तक नोट करना है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखो मैंने कहाँ लिया है, इस तरीके से लिया है, ठीक है, फिर यहाँ से लिया है और फिर इधर लिया है, ठीक है, ओके। तो ये रही कहानी बेटा कि इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। ये तो क्या हुआ बेटा, जनरल फॉर्मूला मिला हमें मैग्नीफाइंग पावर का। बट आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पर हम मिनिमम 2 केसेस पर बात करते हैं। कौन कौन से, एक जब हम अपना फाइनल इमेज कैपिटल डी पर बनाते हैं, और दूसरी जब हम फाइनल इमेज कहाँ बनाते हैं, इन्फिनिटी पर बनाते हैं। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाया जाता है तो उसको और क्या नाम से जाना जाता है बेटा, उसको बोलते हैं रिलैक्स्ड पोजीशन ऑफ आई, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड पोजीशन ऑफ आई, या फिर उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ आई बोलते हैं, ठीक है। और जब अपन कैपिटल डी पर बनाते हैं तो उस समय सबसे स्ट्रेस्ड पोजीशन होता है, हमारा आई सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है। पास की चीजों को देखने के लिए हमारे आई पर स्ट्रेस पड़ता है, दूर की चीजों को देखने के लिए हमारे आई पर स्ट्रेस नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो अपन केसेस लेकर के बात करते हैं। केस वन व्हेन final image is formed at कैपिटल डी। तो बेटा जब फाइनल इमेज कैपिटल डी पर बनेगा तो आप सोचो, और हम बात कर रहे हैं आई लेंस के लिए, तो फॉर आई लेंस, ठीक है, आई लेंस के लिए देखो
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, इस साइड है तो माइनस यू हो जाएगा। इसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, इस तरफ, और क्या लिया है हमने, डी, तो माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, इसका पॉजिटिव होता है तो प्लस एफ। अब यूज करो लेंस फॉर्मूला। ठीक है, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, 1/BE माइनस 1/UE इक्वल्स टू 1/FE। तो 1/BE के बदले में क्या ले लूंगा बेटा, माइनस डी, माइनस 1/UE के बदले में क्या ले लूंगा, माइनस UE इज इक्वल्स टू 1/FE। माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चे। ठीक है, तो 1/UE इक्वल्स टू हो जाएगा 1/FE प्लस 1/D। ठीक है, 1 ऐसा। अगर मैं दोनों साइड d से मल्टीप्लाई कर दूं तो d/UE इक्वल्स टू d/FE प्लस 1 हो जाएगा। ये देखो d/UE की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 प्लस d/FE। ठीक है, 1 प्लस d/FE। ओवरऑल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था बेटे, तो सिंस m इक्वल्स टू माइनस v0/u0 इंटू d/UE है ना, ऐसा था। देखो यहाँ से तो इस d/UE की वैल्यू को उसमें क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। देयरफॉर m इक्वल टू हो जाएगा माइनस v0/u0 इंटू d/UE के बदले अपन यूज कर सकते हैं 1 प्लस d/FE। ठीक है, तो दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ इमेज, फाइनल इमेज इज फोकस्ड एट LDDB, यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर जब फोकस्ड होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप बेसिकली ये देख पा रहे हो बेटा कि जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये वाला इसने अपना इमेज बनाया बेटा, फिर इसने जो इमेज बनाया वो देखो बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट यहाँ यूज कर रहा है और उसी का मैग्निफिकेशन ये ले रहा है। 1 प्लस d/FE होता था फॉर LDDB के लिए, जब इमेज LDDB पर बनता था तो इस तरीके का हम लोग लेते थे। क्लियर है? ठीक है, तो माइनस v0/u0 इंटू 1 प्लस d/FE, दिस इज m। ठीक है, कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ फोकस्ड है, ओके। सो तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटे। अब यहां पर एक और चीज आपको ध्यान देना है, ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, दिस फॉर्मूला वी कैन यूज, बट इसके साथ साथ एक और चीज आपको ध्यान देना है। जनरली अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है ना, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो उसको जस्ट फोकस के पीछे रखा जाता है, मतलब ऑलमोस्ट फोकस के पास रखा जाता है, अप्रोक्सीमेटली फोकस के बराबर है। कौन सा फोकस, किसका फोकस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस। तो हम लोग क्या करते हैं बेटे, u0 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ले लेते हैं किसके, f0 के। ठीक है, u0 को किसके बराबर ले लेंगे, f0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, जस्ट बिहाइंड f0। आगे मेरी बात समझ में, ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो इमेज है ना, इसके कारण जो इमेज बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली इस लेंस के पास बनता है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका जो ये जो इमेज बनाएगा ना ऐसे कंडीशन में, देखो यहाँ पर जैसे कि हो रहा है कि देखो इमेज कहाँ बना है, इस लेंस के जस्ट पास बना है। और हमने सिखाया है आपको कि दोनों लेंसेस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के जो बीच की दूरी होती है उसको ट्यूब लेंथ कहते हैं। ठीक है बेटे, तो इस कंडीशन में जो आपका इमेज डिस्टेंस होता है ना, v0 वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाता है, ट्यूब लेंथ, है ना, वो क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्यूब लेंथ हो जाता है। तो ऐसा अगर हमने लिया तो देयरफॉर m जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस v0 के बदले अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, l, और u0 के बदले क्या लिख सकते हैं, f0 इंटू 1 प्लस d/FE। m इक्वल्स टू क्या हो गया फॉर्मूला, माइनस l/f0 1 प्लस d/FE। ठीक है, तो या तो हम वो यूज कर सकते हैं माइनस v0/u0 इंटू 1 प्लस d/FE, या फिर हम लोग ये यूज कर सकते हैं m इक्वल्स टू माइनस l/f0 1 प्लस d/FE। दोनों में से कोई भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। गॉट दिस? अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों। ठीक है, तो ये रहा बेटा किसके लिए, फर्स्ट केस के लिए, व्हेन फाइनल इमेज इज फोकस्ड एट कैपिटल D। ओके, अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस, तो भाई सेकंड केस में अपन कहां पर इमेज फोकस कराते हैं,
उसमें हम लोग इमेज को अच्छा एक चीज और, इस कंडीशन में ट्यूब लेंथ कितना हो जाएगा बेटे, इस कंडीशन में ट्यूब लेंथ पहला ही केस चल रहा है ना, ट्यूब लेंथ यानी L। तो मैंने क्या बोला था, इनके बीच की दूरी, तो जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ऑब्जेक्टिव इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये चीज क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय आई लेंस। तो टोटल देखो क्या हो गया, V नॉट प्लस UE। तो इस कंडीशन में L होगा आपका V नॉट प्लस UE, ट्यूब लेंथ L इक्वल्स टू V नॉट प्लस UE। गॉट दिस? ठीक है, चलो अब बात करते हैं दूसरे केस की, फाइनल इमेज फोकस्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज फोकस्ड एट इंफिनिटी के लिए। केस 2, when final image is focused at infinity, इसको और क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ आई, नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ आई, ठीक है, या फिर रिलैक्स्ड पोजीशन ऑफ आई, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा, फाइनल इमेज कहां बनना चाहिए, इन्फिनिटी पर बनना चाहिए। तो सोचो ये लेंस, इसका इमेज फाइनली इन्फिनिटी पर कब बनेगा, जब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तभी ना इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तभी ना इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। तो ये जो इमेज डिस्टेंस है, मतलब हमको इसको ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा, ये किस पर आ जाए, फोकस पर आ जाए। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही? इसको मैं फिर से रे डायग्राम बना देता हूं आपको सेकेंड केस के लिए। इस तरीके से हम लोग उनके बीच की डिस्टेंस को चेंज करेंगे, फोकस को इस तरीके से चेंज करेंगे लेंसेज के बीच के डिस्टेंस को, कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाया था वो कहां पर आ जाए, आई लेंस के फोकस पर आ जाए। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ऐसा बन रहा है। अब अपन ने क्या किया, इसको इसके फोकस पे ले आया, फोकस पे ले आया तो बेटे क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से है ना, इधर क्या होगा, इन्फिनिटी पर आपका फाइनल इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, इन्फिनिटी पर आपका फाइनल इमेज बन जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो भाई इस बार क्या हुआ, ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, FE हो गया। मतलब ये UE जो हुआ करता था ना पहले, वो अब क्या हो गया, FE हो गया। UE जो हुआ करता था वो अब FE हो गया। तो चूंकि बेटे सिंस m इक्वल्स टू क्या आया था, माइनस B नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई UE, तो बस अपने को क्या करना है, UE के बदले क्या पुट करना है बेटे, FE पुट करना है। तो ये हो गया माइनस B नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई FE, बिकॉज डी तो क्या था, कांस्टेंट था, है ना, डी क्या था, कांस्टेंट था। तो देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर दिस टाइम इज माइनस B नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई FE। और अपन इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस L बाई F नॉट डी बाई FE। ठीक है, माइनस L बाई F नॉट इंटू डी बाई FE। तो ये रही कहानी आपकी। ओके बेटे, तो इसकी जो पहले वाला केस था उसमें ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर मिल रहा था या इसमें मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर मिल रहा था, क्योंकि वहां पर 1 प्लस डी बाई FE था और यहाँ पर ओनली डी बाई FE है। तो बेटे मिनिमम मैग्निफिकेशन आपको कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, और मैक्सिमम कितना मिलेगा, उप्स, पिछले वाले केस का। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर का रेंज हो जाएगा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में। मिनिमम आपको कब मिलेगा, अभी, और डी पर जब आप फोकस कर रहे थे उस समय आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिल रहा था, माइनस L बाई F नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई FE। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो तो कुछ चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसमें फोकल लेंथ दोनों ही क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब हम जो दोनों लेंसेस यूज कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए बेटा, स्मॉल फोकल लेंथ वाले होने चाहिए। ठीक है, ये आपको नोट करके याद रखना चाहिए।
कि इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप focal length and aperture of both lenses should be as small as possible, ठीक है, as small as possible। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ एंड एपर्चर ऑफ बोथ लेंसेज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है। बट दोनों के कम होने चाहिए, लेकिन आपस में जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है, इनको आपस में जब आप बोलोगे ना कि सर आपने तो लिखाया था कि इसका कम होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? कम दोनों का होना चाहिए, लेकिन दोनों को कंपेयर करें आपस में तो इसका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। कम तो होना ही चाहिए, उसमें भी दोनों में से इसका ज्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट याद रखनी है जो कि फोकल लेंथ एंड एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस should be smaller than आई लेंस, ठीक है। ये बात हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, कंस्ट्रक्शन में भी लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहां से आपको सारी चीजें समझ में आ रहा है। अब आपसे कोई पूछे कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं, मतलब उल्टा कर दूं, तो बताओ क्या मैग्नीफाइंग पावर में कोई फर्क पड़ेगा? तो बेटे मैग्नीफाइंग पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा बेटा? क्योंकि F0 किसकी जगह ले लेगा? Fe की, और Fe किसकी जगह ले लेगा? F0 की। तो भी बेटा देखो तो पूरा जो होल टर्म है वो तो एक ही रहेगा ना, कोई फर्क पड़ेगा? फिर भी LD/F0 Fe आएगा, है कि नहीं? तो मैग्नीफाइंग पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ मैंने इसको उल्टा पुल्टा कर दिया, मतलब ऑब्जेक्टिव की जगह आई को लगा दिया और आई की जगह ऑब्जेक्टिव को लगा दिया, तो बताओ मैग्नीफाइंग पावर में कोई फर्क पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है? ओके। बट ऐसा रखने से क्या होता है, आपका जो ये होगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट तैयार हो रहा है, उसका मैग्नीफाइंग पावर रिजॉल्विंग पावर ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इमेज की क्वालिटी क्या होगी? ज्यादा अच्छी होगी। उल्टा करके देखोगे तो आपको इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो ये रही पूरी कहानी बच्चों किस चीज की? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इसके ऊपर किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल कहा जा रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको FE दिया हुआ है बेटा 5 सेंटीमीटर और FO दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। FO क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो सेकेंड वाला केस था, सेकेंड केस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव और ये आई, तो आपने क्या देखा था बेटा? इमेज कहाँ बना था? ये इसके Fe पर बना था, और इसको आप क्या बोलोगे? V0। तो इस बार ट्यूब लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? V0 प्लस Fe, ठीक है। L बराबर क्या हो जाएगा? V0 प्लस Fe, ठीक है। तो ध्यान रखना, ट्यूब लेंथ इक्वल्स टू V0 प्लस Fe नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में। दोनों ही केसेस में आपको ट्यूब लेंथ निकालने होते हैं, तो ट्यूब लेंथ इस कंडीशन में ये हो जाएगा। ट्यूब लेंथ मतलब क्या बेटा? दोनों लेंसेज के बीच की दूरी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको Fe दिया हुआ है, FO दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ट्यूब लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। L इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। क्या फाइंड आउट करने बोल रहे हैं बेटा? M फाइंड आउट करने बोल रहा है।
व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, है ना। पहला केस क्या बोल रहा है आपसे, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, द वैल्यू ऑफ लिस्ट, एक ही चीज निकालना है इसमें, ऑप्शन की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सिंपल इसमें सीधा सीधा अपन क्या कर सकते हैं बेटा, फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। क्या था फॉर्मूला बेटा, सेकेंड केस वाला है, था ये माइनस एल बाय एफ नॉट इंटू डी बाय एफ ई, यही था ना फॉर्मूले बेटे। तो इस फॉर्मूला को अगर अपन ने डायरेक्ट यूज किया तो माइनस एल कितना है बेटा 20, एफ नॉट कितना है 1, डी कितना है 25 और एफ ई कितना है 5। तो 5 से 5 20 पंचे क्या हो रहा है बेटा 100, तो m इक्वल्स टू क्या हो रहा है -100, ठीक है। m इक्वल्स टू क्या हो रहा है -100, बट ये आंसर गलत आ रहा है। हाँ, when final image is formed at infinity, यहाँ पर जो है वो आंसर गलत आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया मैंने। L by F नॉट D by F E when final image is formed at infinity, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, आपको कई बार इससे आंसर आ जाएगा और कई बार आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे, ठीक है, ऐसे में आपको पहचानना कैसे है वो समझो। तो चूंकि हमको पता है कि ये वाला जो हमने लिया था वो क्या है, अप्रोक्सीमेटेड है ना, ये अप्रोक्सीमेटेड है ना। जब हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को जस्ट बिहाइंड दी फोकस रखा था, तब हम इसको एल ले पाए थे, है ना, अदरवाइज हम नहीं ले पाते। आ रही मेरी कहानी समझ में। तो जस्ट बिहाइंड द फोकस लेंगे तब जाकर के ये फॉर्मूला लागू होगा। अब यहां पर ये चीज मेंशन है नहीं, ठीक है। आ रही मेरी कहानी समझ में, यहां पर ये चीज मेंशन नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप इस तरीके से जो आंसर लाओगे तो वो आंसर सही नहीं होगा, है ना। आपको ऑप्शन से समझ में आ जाएगा बेटे, ठीक है, ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। तो चलो, ये ऑप्शन आपको अगर नहीं मैच किया तो फिर आप क्या करोगे, दूसरा तरीका ढूंढोगे। क्या है दूसरा तरीका, क्या है दूसरा तरीका? तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे कि नहीं। एक क्या पढ़े थे बेटा, एक पढ़ा हमने m इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ, और दूसरा पढ़ा था माइनस एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ। तो ये वाला जो था वो अप्रोक्सीमेटेड था और ये क्या है, सदाबहार है ना, ये एक्चुअल है। आ रही मेरी कहानी समझ में। तो ये फेल हो गया तो हम लोग इसको यूज करेंगे, है ना, हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो बेटे चलो, आपके पास ये ऑब्जेक्टिव हो गया और ये आई हो गया, ठीक है। इसका फोकल लेंथ क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। और इसका ट्यूब लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि इसके बीच की दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर। और आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म होगा तो इसका मतलब है इसने कहाँ बनाया होगा, इसने इसके फोकस पे बनाया होगा, है ना, इसने इसके फोकस पे बनाया होगा, श्योर बात है ना। तभी तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगा ना। तो चलो ये समझ में आ गया कि इसने यहाँ पर बनाया होगा। अब एफ ई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा 15 सेंटीमीटर पे। तो इसका बेटा ये मिल गया, ये मिल गया, तो क्या हमें यू ओ नहीं पता चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस पता चल जाएगा। यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो क्यों, क्योंकि 1 by v नॉट माइनस 1 by u नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन f नॉट। यूज दिस, तो 1 अपॉन v नॉट इज बेटा 15 माइनस 1 अपॉन u नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन f नॉट कितना है बेटा 1, ठीक है। तो ये इसको उधर ले जाता हूँ, 1 अपॉन u नॉट इक्वल्स टू 1 by 15 माइनस 1, दैट इज क्या हो जाएगा माइनस 14 by 15, सही कर रहा हूँ मैं। u नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 14 by 15, ओके। तो देयरफॉर u नॉट इक्वल्स टू हो गया माइनस 15 by 14। तो देखो
अब मेरे पास क्या है, वी नॉट भी है और यू नॉट भी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखो वी नॉट कितना है बेटे, वी नॉट है माइनस वी नॉट इज 15 अपॉन यू नॉट क्या है बेटे, माइनस 15/14, ये 14 ऊपर चला जाएगा, इंटू डी आपको ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर पहले ही कर चुके हैं, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेना है। क्या हो जाएगा, डी कितना है आपका 25 और एफ ई कितना है 5, तो 5 से ये 5 हो जाएगा, 15 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 14 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 14×5 = 70, कितना आ जाएगा 70। क्लियर है, तो आपका जो मैग्नीफाइंग पावर आ रहा है क्या आ रहा है 70 आ रहा है। ओके गॉट दिस, आपका जो मैग्नीफाइंग पावर आ रहा है वो क्या आ रहा है 70 आ रहा है। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है बेटा, आप सिंबल चाहो तो नहीं भी, मतलब साइन आपको ऑटोमेटिक पहले से ही पता है कि फाइनल इमेज हमारा कैसा बनने वाला है, नेगेटिव ही बनने वाला है, ठीक है, तो आप चाहो फाइनली नेगेटिव लगा लो, है ना, और आप सिर्फ डेटा रखो वहाँ पर वी नॉट की, यू नॉट की, डी की, एफ ई की, है ना, समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से आपको देखो आंसर क्या मिल जा रहा है 70, अंडरस्टूड। तो कब आपको ये लगाना है, कब ये लगाना है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये कब लगता है बेटा, जब हमको पता हो कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, जस्ट बिहाइंड दी फोकस है, तब। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है बेटे कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्टिव लेंथ का फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर और आई लेंस का 10 सेंटीमीटर है, एफ ई इज 10 सेंटीमीटर। An object is placed 6 centimeter from the objective lens. An object is placed 6 centimeter from the objective lens. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आई लेंस हो गया, तो यहां से 6 सेंटीमीटर पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। तो पहला केस क्या है, फाइनल इमेज एट डी, ठीक है, फाइनल इमेज एट डी वाला। और सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस कंडीशन में लेंथ ऑफ यानी ट्यूब लेंथ पूछ रहा है, तो ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो बेटे देखो बहुत ही आसानी से अपने को समझ में आ रहा है कि एफ नॉट आपका 4 सेंटीमीटर है, अच्छा तो चलो कहां से शुरुआत करें, शुरुआत हम यहां से करते हैं। हमको पहले ही बता दिया कि फाइनल इमेज कहां बनना है, कैपिटल डी पर बनना है, ठीक है बेटे, तो फाइनल इमेज इधर कहीं बनेगा। ये दूरी क्या हो गया बेटा 25 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। तो बताओ यूई नहीं पता कर लेंगे हम लोग, यूई पता कर लेंगे, है कि नहीं बेटे, यूई बिल्कुल पता कर लेंगे। तो फॉर आई लेंस अगर हमने यूज किया क्या चीज, फॉर्मूला यूज किया, लेंस फॉर्मूला 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा 1/VE कितना हो जाएगा बेटा -25 माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE कितना है 10, ठीक है, तो ये हो गया बेटा -1/25 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/UE। सो इसका मैं ले सकता हूँ 50, तो -2 -5, ठीक है, इक्वल्स टू 1/UE। तो -7/50 इज इक्वल्स टू 1/UE, देयरफॉर UE इज इक्वल्स टू -50/7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो दूरी है ना, इसने जो इमेज बनाया होगा ऑब्जेक्टिव ने, वो इस तरफ से कितनी दूरी पर है बेटा 50/7, ठीक है, 50/7। ये कहानी आपको समझ में आ गया, UE मिल गया आपको। अच्छा अब और आप क्या कर सकते हो,
और आप क्या कर सकते हो, यहां पर देखो आपको ये चीज क्या कहलाएगा, UO कहलाएगा, और आपको FO गिवन है, तो इससे आप VO निकाल सकते हो कि नहीं बेटा, इससे आप VO निकाल सकते हो। तो यूज करो बेटा, 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। तो 1/VO माइनस 1/UO क्या हो गया बेटा, -6 इक्वल्स टू 1/FO 4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/VO इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/6। तो ये हो गया बेटा 6 2 4 24, तो 6 माइनस 4 6 चौके 4, तो 2/24 यानी 1/12। देयरफॉर V नॉट इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो VO निकल के बेटा ये कितना आया, 12 सेंटीमीटर। आगे मेरी बात समझ में। और इधर से क्या आया, 50/7। तो 50/7 यानी 7 7 49, अप्रॉक्स 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रॉक्स 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सारे डेटा मिल गए बेटा। अब क्या फॉर्मूला यूज कर ले, फाइनल इमेज एट डी वाला क्या फॉर्मूला था आपका, फाइनल इमेज एट डी वाले का फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला तो जो बेसिक फॉर्मूला था, m इक्वल्स टू -V0/U0 इंटू D/UE। ठीक है, -V0/U0 इंटू D/UE, इसको यूज करें तो क्या आ रहा है, V0 कितना है बेटे, -12, U0 कितना है 6, D कितना है 25, और UE कितना है, UE है 50/7, 50/7। तो 50 2 9 50, 25 2 9 50, 2 6 के 12, 12 गया, m इक्वल्स टू 7 आ रहा है, -7। हाँ करेक्ट, m इक्वल टू क्या आ रहा है बेटे, 7। ओके, क्लियर है मेरी बात। सो मैग्नीफाइंग पावर हियर इज 7, मैग्नीफाइंग पावर हियर इज 7। और माइनस क्यों है बेटा, क्योंकि फाइनल इमेज जो है वो क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। ठीक है, फाइनल इमेज क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। एक और फॉर्मूला इसमें हमने क्या देखा था बेटा, इसमें हमने एक और फॉर्मूला देखा था, -V0/U0 इंटू 1 + D/FE। इसको यूज करें तो ये भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें हैं। तो -V0 कितना है बेटा, 12, U0 कितना है 6, 1 + D कितना है 25, और FE कितना है 10। तो 6 2 9 12, तो -2, और ये हो जाएगा बेटा 2.5 + 1 3.5, तो 3.5 2 = 7। तो यहाँ से भी देखो -7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी -7, यहाँ से भी -7। ओके, कहानी समझ में आ गई। अब आपको क्या चाहिए बेटा, ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक 12 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 7.1। तो हाउ मच इज टोटल, 12 + 7.1, दैट इज 19.1 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज ट्यूब लेंथ बेटे, 19.1 सेंटीमीटर, 19.1 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। गॉट दिस। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच सच क्वेश्चंस। ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव लेंथ इस बार आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, एंड आगे कह रहा है आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर। FE है 6.25 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी ट्यूब लेंथ हो गया आपका कितना, 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, है ना, बोलते हैं कि हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या कहते थे बेटा, UO। हमको UO चाहिए। ठीक है, UO चाहिए। Objective should the object be placed in order to obtain the final image, in order to obtain final image at पहला D पर, और सेकंड
इन्फिनिटी पर, सेकेंड इन्फिनिटी पर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस? व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर इन ईच केस? ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल। तो बेटे छोटा सा एकदम सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका ऑब्जेक्टिव, ये हो गया है ना, दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज आई लेंस, इसका फोकल लेंथ है आपके पास 2 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ आपके पास 6.25 सेंटीमीटर। आपसे बोला कि इनके बीच की दूरी क्या है 15 सेंटीमीटर, और आपसे बोला कि फाइनल इमेज कहाँ बनाना है, डी पर। फाइनल इमेज कहाँ बनाना है, डी पर। तो चलो सबसे पहले फाइनल इमेज कौन बनाएगा बेटा? तो फाइनल इमेज ये बनाएगा। तो इसका इमेज डिस्टेंस आपको मिल गया है ना, क्या मिल गया आपको बेटा? VE मिल गया, कितना? कैपिटल डी यानी 25 सेंटीमीटर, और FE कितना है 6.25। ठीक है, तो बेटे यहाँ से UE मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। साइन कन्वेंशन सब समझ रहे हो? ये लेंस से इस तरफ है दोनों चीजें, ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, इमेज इधर बनता है, तो दोनों ही क्या होगा लेफ्ट में, तो नेगेटिव होगा। तो 1/VE क्या है बेटा 25, तो -25 हो जाएगा, माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE इज 6.25। ये इसको इधर आएगा -25 माइनस 1/6.25 इक्वल टू 1/UE। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा बेटा इसका एलसीएम। तो 25 का 25 -1 माइनस 6.25 का 4 टाइम्स में बेटा, तो ये हो जाएगा 4। तो दिस इज 1/UE माइनस 5/25 1/UE, तो UE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5। ठीक है बेटा, क्या हो गया -5। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो इस तरफ 5 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। लेट्स चेक द आंसर। तो दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज करेक्ट। ओके, तो बेटा पहले कंडीशन में कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब जैसा कि आपको नहीं, अभी तो UE फाइंड किया है ना हमने, सॉरी अभी तो हमने UE फाइंड किया है ना, ये 5 आया है हमारा। कितना आया बेटा? ये 5 आया है। अब ये 5 आया है तो ये कितना हुआ बेटा? 10 है ना, ये 5 हुआ तो ये कितना हुआ? 10 हुआ। VO है ना, VO कितना हो गया? 10। ये अभी नहीं आया है, हमको UO निकाला है। तो बताओ बेटा, VO मिल गया, FO मिल गया, तो UO भी मिल जाएगा है ना। यहाँ पर यूज करो है ना, यहाँ पर यूज करो। तो 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। तो VO कितना है बेटा? 10, तो 1/10 माइनस UO पता नहीं है, निकालना है, इक्वल टू 1/FO कितना है बेटा? 2। तो देयरफॉर 1/10 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/UO। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा? 10, 1 माइनस 2 पंचे 10 इज इक्वल टू 1/UO माइनस 4/10 इक्वल टू 1/UO। देयरफॉर UO इज इक्वल टू 10/4 दैट इज 2.5 माइनस 2.5 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो इस तरफ 2.5 सेंटीमीटर पर रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपको इस कंडीशन के लिए UO क्या रहेगा? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेफ्ट में माइनस आया मतलब नेगेटिव, हाँ करेक्ट, 2.5 सेंटीमीटर। ओके, गॉट दिस? क्लियर है मेरी कहानी? ठीक है भाई। अब इन्फिनिटी के लिए तो भी बड़ा ही आसान है ना। इन्फिनिटी पर फाइनल इमेज कब बनेगा? जब ये इसके फोकस पे बनेगा, ये इसके फोकस पे बनेगा, यानी ये आपका क्या हो गया बेटा? 6.25 है ना। ये 6.25 हो गया तो बचा कितना? 15 माइनस 6.25। ठीक है, 15 माइनस 6.25 करोगे तो क्या बचेगा बेटा? 8.75। 8.7। तो इस बार VO क्या हो जाएगा? 8.75। ठीक है बेटा, तो VO मिल गया, FO मिल गया, तो UO निकाल लोगे सिमिलर वे में, है ना। सिमिलर वे में आप UO निकाल लोगे, तो दोनों ही कंडीशन में आपको मिल गया UO। फिर आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। मैग्नीफाइंग पावर के लिए दोनों ही कंडीशन में आपके पास फॉर्मूला है ना। आप चाहो तो माइनस V0/U0 इंटू 1+D/FE लगा सकते हो, या फिर सीधा माइनस V0/U0 इंटू D/UE लगा सकते हो। ठीक है, तो जो मन करे लगाओ और फाइनल आंसर लाओ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको यूज कैसे करना है। जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंसेप्ट सीखे हैं उसको कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। तो आप प्रैक्टिस करिए बेटे, 2-4 प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे अगले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो कि क्या है बेटे, टेलीस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, अब देखो सबसे सिंपल वे में अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो टेली का मतलब होता है बेटा दूर, मतलब डिस्टेंट, और विजन मतलब स्कोप मतलब क्या होता है बेटा, देखना। ठीक है, स्कोप मतलब क्या होता है, देखना। टेली स्कोप दूर, और स्कोप मतलब देखना। तो दूर की चीजों को दिखाने वाला, ठीक है, दूर की चीजों को आसानी से दिखाने वाला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज इट, दिस इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इनेबल अस टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which enable us to see the image of distant object is called telescope, ठीक है, समझ गए हमने बातें। टेलीस्कोप, टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है बेटे। टेलीस्कोप दो टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है बेटा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, ओके। अच्छा, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहने से क्या मतलब है, इसमें ओनली लेंसेस आर यूज्ड, यहां पर हम लोग सिर्फ लेंस यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस यूज करते हैं। और यहां पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर यूज करते हैं, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ लेंस होता है तो सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है, बट यहाँ पर मिरर के कारण रिफ्लेक्शन भी होता है, तो इसको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कह देते हैं। ठीक है बेटे, आगे मेरी बात समझ में। तो ये दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं। अब चाहे आप रिफ्रैक्टिंग टाइप पढ़ो चाहे आप रिफ्लेक्टिंग टाइप पढ़ो, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलता है, आप ये कह सकते हो कि ये रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बेस पर टेलीस्कोप का डिवीजन था। इसी प्रकार से टेलीस्कोप को डिवाइड करने का एक और तरीका होता है, ठीक है, जिसमें इमेज कैसा बनेगा ये बेसिस होता है। अभी क्या बेसिस था बेटा, बेस क्या था डिवाइड करने का, कि रिफ्रैक्शन हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। और अगर हम ये चीज पर ध्यान दें कि इमेज का नेचर कैसा होगा, उसके बेसिस पर फिर से टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं बेटा। एक को कहते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और एक को बोलते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, ये अब ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, ध्यान से समझें। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, इससे हम लोग हिवेनली बॉडीज मतलब जो बियॉन्ड अर्थ है, अर्थ के बाहर, जैसे किसी प्लैनेट को, किसी स्टार को, है ना, इन सब किसी सैटेलाइट्स को देखना है तो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का हेल्प लेंगे। ठीक है, इट इज यूज्ड टू सी द heavenly bodies। ठीक है, और दूसरी चीज है, इसमें फाइनल इमेज जो बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। फाइनल इमेज इज ठीक है बेटे। अच्छा, लेकिन टेरेस्ट्रियल का मतलब ही होता है अर्थ रिलेटेड। टेरेस्ट्रियल का मतलब ही क्या होता है बेटा, अर्थ रिलेटेड। और एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब ही क्या होता है, हिवेनली। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल मतलब
अर्थ रिलेटेड मतलब अर्थ पर कहीं दूर के ऑब्जेक्ट को अगर देखना है, ठीक है, अर्थ पर के ऑब्जेक्ट को देखना है लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करेंगे, ठीक है। इट इज यूज्ड टू सी द distant object on earth itself, ठीक है। अर्थ पर की ही दूर की चीजों को देखने के लिए हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करेंगे। इसकी खासियत, अच्छा अब चूंकि अर्थ पर की किसी चीज को देख रहे हो तो उसको आप उल्टा देखोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना, उल्टा अगर उसका इमेज दिखेगा तो आपको मजा नहीं आएगा। दूर के मान लो जैसे कि आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह देखते हो तो स्नाइपर शॉट, है ना, सुना होगा आपने, देखा होगा स्नाइपर शॉट, तो वो 2, 4, 5, 10 किलोमीटर दूर से ही किसी को क्या करता है भाई, फायर कर देता है और उसको हिट कर देता है। हाउ, क्योंकि वो उसके गन में क्या लगा होता है, टेलीस्कोप लगा होता है, तो वो निशाना बना लेता है। अब बताओ अगर उसका इमेज ही उसको उल्टा दिखता है ना, मुंडी नीचे पैर ऊपर देखता, तो वो कैसे हिट कर पाता उसको, है ना। तो चीजों को पहचानना और उसको एनालाइज करना दिक्कत हो जाता। तो अर्थ पर की दूर की चीजों को देखने के लिए हमको क्या चाहिए, सीधा इमेज चाहिए भाई, तब जाकर के हम उसको क्या कर पाएंगे, सही से देख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज जो है वो सीधा बनता है, ठीक है। तो फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, ओके। फाइनल इमेज जो बन रहा है वो इरेक्ट बनता है। तो जो मेजर डिफरेंस है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में वो ये है कि इसमें जो फाइनल इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है और इसमें फाइनल इमेज इरेक्ट बनता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इसको हम लोग अर्थ से बाहर की चीजों को देखने में यूज करते हैं और इसको अर्थ पर की चीजों को देखने में यूज करते हैं। क्लियर है मेरी कहानी, ओके। तो ये हुआ टेलीस्कोप। अब अपन क्या करेंगे बेटे, दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो जनरली जो है हमने बोला कि 2 टाइप के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप जिसमें सिर्फ लेंस यूज होते हैं और एक रिफ्रैक्टिंग टाइप जिसमें एक रिफ्लेक्टिंग टाइप जिसमें मिरर भी यूज होता है। तो इनमें से ज्यादा कॉमन जो है वो रिफ्रैक्टिंग टाइप है, यानी लेंसेस वाले हैं। तो पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या होता है, ओके। तो बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले क्या पढ़ रहे बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इंट्रोडक्शन हम समझ ही गए हैं बेटा, इससे हम लोग क्या करते हैं, हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने में यूज करते हैं, ठीक है। इट इज used to see the heavenly bodies like other planets, stars etc, ठीक है। इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, हम लोग यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो ये ऑलमोस्ट अपोजिट है अपने माइक्रोस्कोप जो हमने पढ़ा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका पूरी तरीके से ये अपोजिट है। कैसे, हमने क्या देखा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते थे, है ना, और दोनों का नेचर कैसा होता था, कन्वेक्स। यहां पर भी हम लोग 2 लेंस यूज करते हैं, दोनों कन्वेक्स नेचर का होता है। बट जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि वहां पर आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता था वो क्या होता था बेटा, उसका फोकल लेंथ एंड एपर्चर स्मॉल होता था और आई लेंस का फोकल लेंथ एपर्चर बड़ा होता है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ एंड एपर्चर बड़ा होता है पर आई लेंस का फोकल लेंथ एंड एपर्चर स्मॉल होता है, ठीक है। आ रही मेरी कहानी समझ में? तो चलो, तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 convex lenses which are fitted coaxially
into a long tube with rack and pinion arrangement। आपको पता ही है कि रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट क्यों करते हैं, ठीक है। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट क्यों करते हैं वो तो आपको पता ही है, दोनों लेंसेज के बीच के सेपरेशन को एडजस्ट करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज व्हिच आर फिटेड कोएक्सियली इनटू अ लॉन्ग ट्यूब विद रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। इसमें से जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा। द लेंस फेसिंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट is called ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एलो से। एंड द लेंस फेसिंग टूवर्ड्स आई is called आई लेंस, ठीक है। इस तरीके से दो लेंसेस होते हैं, क्लियर। द लेंस फेसिंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द लेंस फेसिंग टुवर्ड्स आई इज कॉल्ड आई लेंस, ओके। अब देखो बेटे, यहां पर जैसा कि मैंने बोला कि उसका अपोजिट है, ठीक है। क्या अपोजिट है भाई, फोकल लेंथ एंड एपर्चर, फोकल लेंथ एंड एपर्चर of objective lens should be greater than focal length and aperture of eye lens, ठीक है। तो आई होप कि आपको कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, फोटो बनाते हैं, रे डायग्राम दिखाते हैं, इसका कैसे काम करता है ये भी देखेंगे। चलो तो बात करते हैं अपन इसके रे डायग्राम की। रे डायग्राम, ठीक है। तो क्या बोला गया कि दोनों लेंसेस कैसे होंगे, कोएक्सियली फिटेड होंगे, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है दिस टाइम बड़ा है, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है। अच्छा, एक चीज तो बहुत अच्छे से श्योर हो आप कि इससे आप किसको देखने वाले हो, अर्थ से बाहर की चीजें देखने वाले हो। तो आप कहाँ पे हो, अर्थ पर हो, आप अपने टेलीस्कोप के साथ अर्थ पे हो, और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, अर्थ से बाहर है। यानी हर हाल में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हुआ बेटा, इन्फिनिटी पर हुआ है ना, मतलब इस पर इन्फिनिटी पर है। जब इन्फिनिटी पर है बेटा तो रेज कैसे आएंगे, तो ऑब्वियसली पैरेलल आएंगे, ठीक है। पैरेलल रेज कहाँ मिलते हैं बेटे, फोकस पे। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बन जाएगा, फोकस पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और उसका इमेज कहाँ बन गया बेटा, फोकस पे बन गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट समथिंग ए बी होगा तो उसका इमेज देखो क्या बन गया बेटा, ए डैश बी डैश, ओके। क्लियर है मेरी कहानी। अब इसको एक और लेंस है, ठीक है, ये एक और लेंस है ऐसा, ये क्या हो गया बेटा, आई लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस था और ये आई लेंस है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अपन क्या करते हैं बेटे कि इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि या तो ये इसके फोकस के अंदर आ जाए या फिर इसके फोकस पर आ जाए, दोनों ही कंडीशन। अगर मैं इसके फोकस के अंदर लाऊंगा तो ऐसे एडजस्ट करूंगा कि फाइनल इमेज मेरा कहां बन जाए, कैपिटल डी पर, और या फिर अगर मैं इसको फोकस पे ला दूंगा तो फाइनल इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर, है ना। तो दोनों ही चीजें पॉसिबल है। तो चलो मैं पहले बात करता हूं फाइनल इमेज फोकस्ड एट कैपिटल डी पर, है ना। दो केसेस अक्सर लेते हैं। तो कैपिटल डी पर फोकस होने के लिए एक पैरेलल ले गया, एक ऐसा ले गया, ये ऐसा, ठीक है। इसको जब मैं पीछे एक्सटेंड करता हूं तो मेरा फाइनल इमेज कहां बनता है बेटा, ये बनता है, और ये डिस्टेंस हम क्या कहेंगे, कैपिटल डी कहेंगे, और इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे बेटा, यू ई बोलेंगे। और ये तो आपको पहले से पता है बेटा, दिस इज, ये कहां पर इमेज बनाएगा, फोकस पर, यानी ये फोकस किसका है, ऑब्जेक्टिव का फोकस है।
ये फोकस किसका है, ऑब्जेक्टिव का फोकस है। तो देखो हमें मिल गया बेटा, ये आपका रे डायग्राम है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ऑब्जेक्टिव लेंस इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाता है ए डैश बी डैश, फिर वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, जो उसका इमेज कहां पर बनाएगा, कैपिटल डी पर बनाएगा या फिर इन्फिनिटी पर बनाएगा, डिपेंड करता है कि आपने इस लेंस को कैसे एडजस्ट किया है ना। अगर ये इसके फोकस के अंदर है तो वो कैपिटल डी पर बनाएगा, या फिर उसके फोकस के बाहर है तो वो क्या करेगा बेटा, आपको इन्फिनिटी पर बनाएगा। क्लियर? तो चलो अब अपन क्या करेंगे, इसका जो है मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हर बार अपन मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं, तो चलो इस बार भी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं। तो भाई मैग्नीफाइंग पावर कैसे कैलकुलेट करें, सवाल ये है। ठीक है, ये स्पेस यूज कर रहा हूं मैं, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैलकुलेट करते वक्त अगेन अपन क्या करेंगे बेटा, बीटा बाय अल्फा यूज करेंगे। अब यहाँ देखो बीटा क्या हो जाएगा, तो देखो बेटा ये है आपका, है ना, तो ये जो एंगल बनाएगा दिस इज बीटा, है ना, दिस इज बीटा। और अल्फा कौन होगा, इधर कहीं दूर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपको कहाँ से कैलकुलेट करना है, डी से, है ना। तो ये एंगल बनेगा बेटा, इधर से ये वाला एंगल देखूं या इधर से ये वाला एंगल देखूं, दोनों सेम ही होगा ना, दोनों सेम ही होगा, तो आप अल्फा इसको बोल सकते हो। तो बीटा कितना हो जा रहा है, देखो बीटा हो जा रहा है बेटा ए डैश बी डैश बाय यू ई, और अल्फा कितना हो जा रहा है, अल्फा यहां से कैलकुलेट करो, ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट, तो ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट, है ना, ये डिस्टेंस कितना है बेटा, एफ नॉट। तो देयरफॉर m इक्वल्स टू बीटा के बदले ए डैश बी डैश बाय यू ई, और अपॉन अल्फा के बदले ए डैश बी डैश बाय एफ नॉट, ये कैंसिल हो गया, देखो क्या आया बेटा, एफ नॉट बाय यू ई। तो m जो आया आपका वो आया एफ नॉट बाय यू ई। ओके, एफ नॉट बाय यू ई, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। अब देखो अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूं तो FO क्या है बेटा, पॉजिटिव, बट UE क्या है, नेगेटिव, तो आपको ये क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। ठीक है, m इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, माइनस एफ नॉट बाई यूई। ठीक है, माइनस एफ नॉट बाई यूई। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर, जनरल फॉर्मूला। ये क्या हो गया बेटा, हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। अब अपने को दो केसेस लेने हैं बेटा, है ना, वी हैव टू टेक टू डिफरेंट केसेस। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। पहला केस क्या हो जाएगा बेटा, क्या फॉर्मूला आया है उसको मैं एक साइड में लिख देता हूं, m इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, सॉरी यू ई, माइनस एफ नॉट बाई यू ई, यही आया था ना, ऐसा आया। ठीक है, तो चलो केस वन, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल D। ठीक है बेटे, तो लगा लो, लेंस फॉर्मूला यूज करो बेटा, 1 अपॉन BE माइनस 1 अपॉन UE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FE। तो BE कितना हो जाएगा बेटा, माइनस D, तो 1 अपॉन माइनस D माइनस 1 अपॉन UE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FE, है ना, ऐसा हो गया। इसको इधर भेजता हूं, अच्छा ठीक है, या फिर इसको इधर भेजता हूं, क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन UE इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D, है ना बेटे, 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। तो ये माइनस 1 अपॉन UE के बदले अपन क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पर पुट करूंगा बेटा, सिंपल इसको यही रहने दो, है ना, वहां पर साइन कन्वेंशन मत लो, तो यहाँ भी आपको साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आप ये माइनस ले सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस FE प्लस 1 अपॉन D, ऐसा आ जाएगा। 1 अपॉन UE के बदले इस 1 अपॉन UE की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, इस पर पुट करोगे बेटे तो m इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू 1 अपॉन UE के बदले दिस 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं FE को बाहर ले लूँ तो एफ नॉट बाय FE 1 प्लस
एफ ई बाय डी, ऐसा हो जाएगा क्या? तो देयरफॉर m इक्वल्स टू एफ नॉट बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाय डी हो जाएगा, है ना। एफ नॉट बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाय डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? आ रही मेरी कहानी समझ में आपको? बोलो भाई, ठीक है। तो ये आया आपको फॉर्मूला इसका। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ नॉट है, तो एफ नॉट क्या होना चाहिए? ज्यादा, ताकि आपको मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिले। और एफ ई क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसके क्या होना चाहिए? ये देखो ये कम होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको छोटा लिया है, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछे इसको बड़ा और इसको छोटा क्यों लिया है, तो यहाँ पर इसका रीजन है। अच्छा बेटा माइनस आएगा, है ना, माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि फाइनल इमेज हमारा क्या बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। फाइनल इमेज हमारा इन्वर्टेड बन रहा है। तो माइनस एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये हमारा आ जा रहा है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला इन केस ऑफ फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट डी। केस टू क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ आई। नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ आई में क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ आई में आपका कहां पर बनेगा फाइनल इमेज? इन्फिनिटी पर। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने, ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये इमेज इसके फोकस पर आ जाएगा, यानी एफ ई पर आ जाएगा। यानी यूई को किसके बराबर होना पड़ेगा? एफ ई के, ठीक है। तो यहाँ पर बस कर लो बेटा, यूई के बदले क्या कर लोगे? एफ ई कर लोगे। देयरफॉर m डायरेक्टली आ जा रहा है आपका एफ नॉट बाय एफ ई, ठीक है, एफ नॉट बाय एफ ई, है ना। माइनस आएगा क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, तो माइनस एफ नॉट बाय एफ ई माइनस एफ नॉट बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी, है ना। ये दो फॉर्मूले आपको मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे, इसके केस में, टेलीस्कोप के केस में, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कल देखेंगे बेटे। आज की सभा यही समाप्त करते हैं।